हेलो हेलो हेलो, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब कोई अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं हूँ अभिषेक आनंद, आपका फिजिक्स टीचर, और वेक्टर के थर्ड लेक्चर में आपका स्वागत है। तो पिछले 2 लेक्चर में हमने वेक्टर के कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में सीखा और ट्रायंगल लॉ का एक बेसिक इंट्रोडक्शन लास्ट वाले क्लास में दिया था। और आपको जाते जाते एक होमवर्क दिया गया था कि आपको प्रूफ करना था कि a प्लस बी इज b प्लस ए। ठीक है, नंबर में हम जानते हैं कि 2 प्लस 3 इज 3 प्लस 2, बट क्या वेक्टर में भी ऐसा होता है? क्या वेक्टर एडिशन भी कम्यूटेटिव है? ये जानना था हमको, है ना। तो ये जानने की कोशिश करते हैं। मान लो मेरे पास 2 वेक्टर है, एक वेक्टर a है और एक वेक्टर b। हम जानना चाहते हैं कि क्या a प्लस बी और b प्लस ए दोनों बराबर है ना। क्या ये भी जो वेक्टर का जो सम है, क्या ये भी कम्यूटेटिव है? देखते हैं। पहले a प्लस बी करते हैं। तो ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन क्या बोलता है कि पहले वाले वेक्टर के हेड पे दूसरे का टेल रखो, ठीक है ना। तो ये मेरा रिजल्टेंट हो जाएगा। ये हो गया मेरा a प्लस बी। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, a प्लस बी। अब हम जानना चाहते हैं b प्लस ए। तो अब की बार मेरा पहला वेक्टर कौन है? b, जिसमें a को जोड़ना है। तो b के हेड पे a का टेल रखो। तो देखो, ठीक है, b के हेड पे a का टेल रखो, तो ये भी a है। और रिजल्टेंट पहले के टेल से शुरू होकर दूसरे के हेड पे खत्म होगा। तो ये मेरा हो गया b प्लस ए। बिल्कुल ध्यान से सुनो। अब हमको प्रूफ करना है कि a प्लस बी वैक्टर और b प्लस ए वैक्टर बराबर है। और ये बराबर तभी होंगे जब a प्लस बी का मैग्नीट्यूड भी b प्लस ए के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा और उनका डायरेक्शन भी सेम होगा, है ना। तो ये कैसे होगा? ध्यान से सुनो, बहुत आसान है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये और ये सेम वेक्टर है, मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में है और दोनों का लेंथ भी सेम होगा, है ना। दोनों का लेंथ भी सेम होगा। तो मेरे हिसाब से ये एक पैरेललोग्राम है ना। एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल हो, वही तो पैरेललोग्राम होता है। तो ये मेरा एक पैरेललोग्राम है, और अगर ये पैरेललोग्राम है तो ये दोनों भी पैरेलल होंगे और दोनों का लेंथ भी बराबर होगा। इसलिए ये प्रूफ हो गया कि a प्लस बी और b प्लस ए, देखो दोनों एक ही डायरेक्शन में है ना, पैरेलल है मतलब डायरेक्शन सेम है, और पैरेललोग्राम है तो लेंथ भी सेम होगा। हेंस प्रूव्ड। हेंस प्रूव्ड। कहानी खत्म। अब में से बहुत सारे बच्चों ने ट्राई किया होगा और बहुत का आंसर भी सेम आ रहा होगा। जिनसे नहीं आया उनके लिए, ठीक है। चलो, अब एक और छोटी सी बात आपको बताते हैं, दैट इज एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। दो वेक्टर के बीच का एंगल कैसे डिफाइन किया गया है, ये बहुत सारे काम में आता है। जैसे एक के रिलेटिव दूसरे का डायरेक्शन आप बता पाओगे अगर आपको एंगल पता होगा तो, है ना। फिर हम लोग जब एडिशन करेंगे तो वहां भी यूज में आएगा। जब हम लोग वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट सीखेंगे तब भी यूज में आने वाला है। तो दो वेक्टर के बीच के एंगल को कैसे डिफाइन किया गया, ध्यान से सुनिए। मान लीजिए मेरा वेक्टर ए है और ये मेरा वेक्टर बी।
बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना ट्रायंगल रूल से, कोई मतलब नहीं है इसका उससे कि सर ट्रायंगल रूल में तो हेड पे टेल जोड़े थे, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। उसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। दो वेक्टर के बीच का एंगल डिफाइन किया गया है कि अगर दोनों वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है तो या तो टेल टेल ज्वाइन करो दोनों का, टेल टेल, या एंड नहीं, या हेड हेड ज्वाइन करो। ठीक है, हाँ तो सर टेल टेल ज्वाइन कर लेते हैं, इसको यहां से उठाए यहां रख दिए, तो ये मेरा वेक्टर बी। अभी भी इन दोनों के बीच में दो एंगल बन रहा है, एक तो एंगल ये है और एक एंगल ये है, मान लेते हैं θ1 और ये है थीटा, है ना। तो यहां पे ए और बी के बीच में कौन सा एंगल है जो कहलाएगा इन दोनों के बीच का एंगल, ये एंगल की एंगल। तो यहां पे इस कंट्राडिक्शन को खत्म करने के लिए बताया गया कि दोनों के बीच जो छोटा वाला एंगल होगा, हमेशा छोटा वाला एंगल होगा, दैट विल बी द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, यानी स्मॉलर ऑफ द टू एंगल्स will be the angle between two vectors। तो पहला काम है या तो हेड हेड ज्वाइन करो या टेल टेल ज्वाइन करो। ठीक है, तो यहां पे कौन सा वाला एंगल है, ये वाला θ1। आप बोलोगे कि सर हेड हेड ज्वाइन कर लें तो कोई परेशानी, बिल्कुल भी कोई परेशानी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। देखो हेड हेड ज्वाइन कर लेते हैं, इसको यहां उठा के यहां रख देते हैं, ठीक है। यहां पे भी दो एंगल बन रहा है, ये और ये, तो कौन सा वाला लेना है, छोटा वाला, तो सर ये ले लिए। अच्छा सर आपने बोला कि दोनों में से कोई सा भी चलेगा, बिल्कुल चलेगा। ये θ1 तो ये भी θ1 ही है, बहुत आसानी से प्रूफ किया। कैसे, तो चूंकि ये दोनों वेक्टर बराबर है, अरे दोनों बी है ना, तो दोनों का डायरेक्शन सेम होगा, मतलब दोनों पैरेलल होंगे। अब अगर ये दोनों पैरेलल है तो ये ऑल्टरनेट एंगल है कि नहीं, है ना। तो ये θ1 बोलो या ये θ1 बोलो, दोनों के बीच का एंगल कोई फर्क नहीं पड़ रहा, दोनों तो सेम ही है ना। तो हम एक दो डायग्राम बनाते हैं, आपको खुद से उनके बीच का एंगल बताना है, स्क्रीन पॉज करके पहले। मान लो एक डायग्राम ऐसे बना दिए, ए बी और ये एंगल है 135 डिग्री। आपको ए और बी के बीच का एंगल बताना, ये नहीं कि यही है ना। यहां पे आपको थीटा बताना है कि ए और बी के बीच के एंगल को जनरली थीटा से डिनोट करते हैं। तो पहले केस का थीटा क्या है, दूसरे में ये ए है, ये बी है, थीटा क्या है, तीसरे में ये ए है और ये बी है, ये 30 डिग्री है, ठीक है। तो इसके लिए थीटा क्या है, स्क्रीन पॉज करो, खुद से ट्राई करो, फिर मेरा सॉल्यूशन देखना। चल नीचे से स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी हेड हेड मिला हुआ है और इनके बीच का छोटा एंगल, देखो ये वाला एंगल बड़ा है, ये छोटा है, तो ऑब्वियसली 30 डिग्री इज योर आंसर। यहाँ पे ए और बी के बीच का एंगल 30 डिग्री है। अगला, ए के हेड पे बी का टेल है, हम जोड़ नहीं रहे हैं, हमको या तो हेड हेड ज्वाइन करना होगा या हेड टेल ज्वाइन करना होगा, सॉरी हेड हेड ज्वाइन करना होगा या टेल टेल ज्वाइन करना होगा।
तो क्यों ना इसको ऐसे पैरेलली यहां पे ले आए, तो ये मेरा बी हो जाएगा। अब थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ। अब या तो इन दोनों के बीच का एंगल ये होगा या ये होगा, तो आप ही बताओ छोटा कौन है? तो सर छोटा तो ये है ना, वो देखो बड़ा है, तो ये छोटा एंगल है। अब आप ही बताओ ये 30, ये इसी लाइन के लॉन्ग शिफ्ट किए हैं तो 150, यानी यहां पे मेरा एंगल हो जाएगा 150। इसमें देखो, इसमें भी हेड हेड ज्वाइन कर लो या टेल टेल ज्वाइन कर लो, तो टेल टेल ज्वाइन कर लेते हैं, ए को ऐसे आगे बढ़ा लेते हैं, ये मेरा ए हो गया, ठीक है। अब छोटा एंगल कौन है? एक एंगल तो ये है, ध्यान से देखना, ये, और एक एंगल ये अब ए नहीं है, ए को आगे ले गया, तो छोटा एंगल ये है 45 डिग्री, तो यहां पे थीटा हो गया 45 डिग्री, ठीक है। तो आई होप यहां तक की बातें आपके समझ में आई होंगी। कोई भी तकलीफ है, कोई भी परेशानी है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लें, आपको उसका जवाब जरूर मिलेगा, है ना। तो यहां तक की बातों को स्क्रीन पॉज करें, नोट डाउन करें। चल, तो ये तो दो वेक्टर के बीच के एंगल की कहानी थी, है ना। अब मेरा सवाल है कि दो वेक्टर के बीच का एंगल कितना कितना हो सकता, ठीक है। तो दो वेक्टर के बीच का एंगल अगर आप ध्यान से सोचो, एक ऐसे और दूसरा भी इसी लाइन के अलोंग ऐसे, इसको थोड़ा अलग बना लेते हैं, तो कितना होगा? 0, है ना। ये देख, दोनों वेक्टर ऐसे, अगर ऐसे होता तो कुछ एंगल होता, और ऐसे करेंगे तो एंगल बढ़ेगा, और ऐसे कर देंगे दोनों का हेड एक ही तरफ, टेल टेल एक ही तरफ, तो एंगल क्या हो जाएगा? 0। फिर एक वेक्टर ऐसे, दूसरा वेक्टर ऐसे, तो छोटा वाला एंगल, तो थीटा कुछ मान लो एक्यूट एंगल है, ठीक है। थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, तो थीटा क्या हो गया आपका? राइट एंगल, है ना, छोटा वाला। फिर और बढ़ाते हैं तो क्या हो जाएगा? थीटा कोई ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा, यानी दो वेक्टर के बीच का एंगल 0 हो सकता है, एक्यूट हो सकता है, राइट एंगल हो सकता है, ऑब्ट्यूज भी हो सकता है। वन 180 डिग्री, 180 डिग्री कब है? देखो 0 डिग्री कब है? जब दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में हैं, और 180 डिग्री कब है? जब दोनों वेक्टर ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं। इससे और आगे बढ़ा के देखें, एक वेक्टर को यहीं रहने देते हैं, इसको और नीचे ले आओ, तो आप बोलोगे सर एंगल रिफ्लेक्स हो गया। नहीं, रिफ्लेक्स एंगल नहीं। क्यों? क्योंकि टेल टेल मिला हुआ, तो कौन सा वाला चाहिए? टेल टेल या हेड हेड कोई भी मिला हो, तो एंगल कौन सा लेना? छोटा वाला। तो अब की बार मेजरमेंट ये वाला हो जाएगा, है ना। तो थीटा क्या हो गया? अभी भी क्या है? ऑब्ट्यूज, यानी मिनिमम 0 हो सकता है और मैक्सिमम 180 हो सकता है। मिनिमम कब होगा? मिनिमम कब होगा? जब दोनों एक ही डायरेक्शन में हो। मैक्सिमम कब होगा? जब दोनों बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, है ना। अच्छा, पिछले क्लास में हम लोग वेक्टर एडिशन सीख रहे थे ना, कि देखो ये मेरा वेक्टर ए है, ये मेरा वेक्टर बी है, लेट सपोज, तो ये इनका रिजल्टेंट आर था। ऐसे सीखा था ना, पहले के हेड पे दूसरे का। अब मान लो ये 3 यूनिट, ये कितना है? 3 यूनिट। अगर इसके मैग्नीट्यूड की बात करें, और इसका मैग्नीट्यूड 4 यूनिट, ध्यान से सुनो, तो जो मेरा रिजल्टेंट है,
आप उसका मैग्नीट्यूड बहुत आसानी से बता सकते हो कि देखो ये दोनों 90 डिग्री पे है तो ये 5 यूनिट, ये क्या होगा 5 यूनिट। यानी जो मेरा a प्लस बी वैक्टर है, a प्लस बी वैक्टर का क्या नाम हम रख रहे हैं, r वैक्टर। इस r वैक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड मतलब लेंथ है, वो कितना होगा 5 यूनिट। अभी यूनिट इसलिए क्यों बोल रहे हैं, ये फोर्स का हो सकता है, वेलोसिटी का हो सकता है, या जो भी हो सकता है। तो जब 90 डिग्री पे हो तो आप बहुत आसानी से उनका रिजल्टेंट निकाल सकते हो। ध्यान से सुन, हम 3 सिंपलेस्ट केस की बात कर रहे हैं कि जब दो वेक्टर 90 डिग्री पे हो, है ना, ये दोनों का बीच का एंगल क्या है 90 डिग्री, तो बहुत आसानी से आप पाइथागोरस लगा के जोड़ सकते हो। फिर बात आता है कि दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में हो, तो उसका रिजल्टेंट निकालना आसान है। कैसे, तो मान लो एक वेक्टर 3 यूनिट का है, मैग्नीट्यूड कभी भी इक्वल करके 3 के बराबर मत करना, क्योंकि वो स्केलर है और ये वेक्टर है, गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए मैग्नीट्यूड। और दूसरा वेक्टर इसी डायरेक्शन में है, मान लो 4 यूनिट का, ठीक है, इसका नाम रखते हैं बी। अब आपसे कोई पूछे कि हमको रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड चाहिए, तो बहुत आसान केस है ये भी। देखो ये केस 1 हो गया, मान लो दोनों वेक्टर के बीच का एंगल क्या है 90 डिग्री। सिंपलेस्ट केस की बात कर रहा हूं, जब थीटा 0 डिग्री है, दूसरा केस, तो भी रिजल्टेंट बहुत आसानी से निकाला जा सकता है। कैसे, तो पहले के हेड पे यानी 3 वाले के हेड पे ये रखते हैं 4 वाला, रिजल्टेंट पहले के टेल से शुरू होकर दूसरे के हेड पे खत्म होगा। देखो कितनी लंबाई का होगा, तो 7 यूनिट का होगा, और उसी डायरेक्शन में होगा जिसमें वो दोनों वेक्टर हैं। तो रिजल्टेंट वेक्टर निकालना आसान। कैसे, तो मैग्नीट्यूड पता चल गया, दोनों के मैग्नीट्यूड का सम, दोनों के मैग्नीट्यूड का सम, ठीक है, और डायरेक्शन जो उन दोनों का डायरेक्शन है। एक और सिंपल केस हो सकता है, जब थीटा 180 डिग्री हो, ध्यान से सुन, तो मान लो एक ए वेक्टर इधर है, कितने यूनिट का है, तो 3 यूनिट का, और बी वेक्टर इधर है, कितने यूनिट का, तो 4 यूनिट का, ठीक है। अब a प्लस बी निकालना है या b प्लस ए, दोनों तो सेम चीज है, अभी सीख चुके हैं। तो क्या करेंगे, तो देखो कुछ नहीं करना, पहले के हेड पे दूसरे का टेल ऐसा रख लेते हैं, है ना, शिफ्ट कर लेना, बात तो वही हो। तो पहले के टेल से दूसरे के हेड के तरफ मेरा रिजल्टेंट होगा, हाँ सर ये वाला मेरा रिजल्टेंट होगा। ध्यान से सुनना, ये वाला क्या होगा मेरा रिजल्टेंट। तो जब दोनों वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में हो, अपने लैंग्वेज में इन सारी बातों को लिखना, जब वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड के सम के बराबर होता है। दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड का सम 7 यूनिट। और किस डायरेक्शन में होता है, इन द सेम डायरेक्शन ऑफ द 2 वेक्टर्स। लेकिन अगर दोनों वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में हो तो जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होता है वो असल में एक है ना, बड़े वाले के मैग्नीट्यूड में से छोटे वाले का मैग्नीट्यूड घटा दो, बड़े वाले वेक्टर के मैग्नीट्यूड में छोटे वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड घटा दो, और रिजल्टेंट वेक्टर का जो डायरेक्शन होता है वो बड़े लेंथ वाले वेक्टर की तरफ होता है। बड़ा वेक्टर बोलना गलत है क्योंकि वेक्टर में बड़ा छोटा नहीं होता है, हाँ मैग्नीट्यूड वाइज बोल सकते हो, बड़े लेंथ वाले वेक्टर की तरफ होगा। यानी 4 यूनिट वाला इधर है तो रिजल्टेंट इधर होगा, अगर 4 यूनिट वाला उधर होता और 3 यूनिट वाला इधर होता तो रिजल्टेंट उधर होता ना। तो इस केस में जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है वो दोनों के मैग्नीट्यूड के सम के बराबर है, और इस केस में जो मैग्नीट्यूड है वो दोनों के मैग्नीट्यूड के डिफरेंस के बराबर है, और डायरेक्शन बड़े लेंथ वाले वेक्टर की तरफ है, रिजल्टेंट का डायरेक्शन।
तो इन सारी बातों को नोट करो, फिर हम थोड़ा सा जनरलाइज्ड केस पे जाएंगे, ठीक है? जल्दी से नोट करो। अब बिल्कुल जनरल केस की बात करते हैं कि मान लो मेरा वेक्टर ए है, ठीक है, मेरा वेक्टर बी है, ऐसे दोनों के बीच का एंगल थीटा। अब ये ना तो थीटा 90 है, ना 0 है, ना 180। ए का मैग्नीट्यूड मान लो आपको पता है, तो ए का मैग्नीट्यूड जो है, यानी बेसिकली इसमें लेंथ के बराबर ही मान लेके चलते हैं, ठीक है? मान लेते हैं डिस्प्लेसमेंट है, तो प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट 1 रख लेते हैं। तो ए का मैग्नीट्यूड जो है वो ए लिखा गया, और वो इसके लेंथ से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। और बी का मैग्नीट्यूड जो है वो बी लिखा जा रहा है, और उसको इसके लेंथ से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ठीक है? अब अगर कोई आपसे पूछे कि जो मेरे पास वेक्टर a प्लस बी है, a प्लस बी इज बेसिकली रिजल्टेंट वेक्टर, इसके बारे में बताओ, तो इस रिजल्टेंट के बारे में बताने का क्या मतलब है? इस रिजल्टेंट के बारे में बताने का मतलब है कि इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी बताना है और इस रिजल्टेंट का डायरेक्शन भी बताना है, क्योंकि जो रिजल्टेंट है वो भी अपने आप में एक वेक्टर है, और एक वेक्टर हमेशा अपने पास दो इंफॉर्मेशन रखेगा, एक तो मैग्नीट्यूड का और एक डायरेक्शन का रखेगा ना। तो रिजल्टेंट की जब बात करेंगे तो सिर्फ इस क्या क्या बताना होगा, एक तो बताना होगा इसका मैग्नीट्यूड क्या है, और दूसरा बताना होगा कि किस डायरेक्शन में है, तब जाके कंप्लीट इंफॉर्मेशन होगा। तो पहले इस पार्ट पे बात करते हैं कि जो मेरा रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड क्या है, ठीक है? बिल्कुल जनरलाइज्ड केस है। तो देखो कैसे करेंगे, पहले ए में बी को जोड़ के देखते हैं। मेरे पास बस ट्रायंगल रूल है ना, तो ये ए ड्रॉ कर लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा डायग्राम ड्रॉ करना, ठीक है? और ये जो लेंथ है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ए के मैग्नीट्यूड को। बी को यहां नहीं ड्रॉ करके यहां करना पड़े, है ना? तो ये ए है जिसका लेंथ क्या है, ए, ठीक है? इस वेक्टर का लेंथ लिख रहे हैं नीचे ए, और ये कुछ बी है ऐसे, है ना, जिसका लेंथ हम लिख रहे हैं बी। बिल्कुल ध्यान से सुनो। तो मेरा रिजल्टेंट कौन सा होता है, तो पहले वाले के यहां से शुरू होके यहां पे खत्म होता है। ये मेरा रिजल्टेंट वेक्टर है जिसके मैग्नीट्यूड को हम किससे डिनोट कर रहे हैं, आर से। तो यही तो निकालना है, ठीक है सर, आर लिख दिए, अच्छी बात। इसको एक्सटेंड कर दो पहले तो, और यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो, ठीक है? हमको इसका लेंथ निकालना ना, तो उसी का काम कर रहा है, ठीक है? अच्छा, ये एंगल क्या है, इस पे बाद में बात करें, ठीक है? ये एंगल थीटा है? नहीं, थीटा तो ए और बी के बीच का एंगल है। तो क्या ये एंगल थीटा है? बिल्कुल नहीं। ए और बी के बीच का एंगल कैसे निकालते हैं, तो दोनों का टेल टेल या हेड हेड ज्वाइन हो, तो इनके बीच का एंगल थीटा है। इसमें थीटा कौन सा होगा, तो आपको याद होना चाहिए। अगर इसको आगे बढ़ाएं, यानी अगर ए को ऐसे बना लेते, मान लो ऐसे कुछ बना लेते, तो ये ए होता, ये बी होता, तो ये थीटा होता ना। तो ये हो गया मेरा थीटा, ठीक है सर। और ये हो गया 180 माइनस थीटा, उसकी जरूरत नहीं है, छोड़ दो। ये लेंथ बी है ना, तो ये लेंथ हो जाएगा बी साइन थीटा। आई होप इतनी ट्रिग्नोमेट्री अब आपको आ गई। और ये लेंथ यहां से यहां का लेंथ, ये वाला लेंथ, ये हो जाएगा बी कॉस थीटा, ठीक है? इतनी ट्रिग्नोमेट्री आपको आ गई है क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री खूब डिटेल में पढ़ा है हमने। और ये लेंथ ए है, यहां से यहां तक का लेंथ, ये क्या है, ए। अगर इस राइट एंगल ट्रायंगल की बात करो, यहां से लेके यहां, यहां और यहां,
इस राइट एंगल ट्राइंगल का ये हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है ना, ये हाइपोटेनस परपेंडिकुलर बेस। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएं, आर का स्क्वायर इस लेंथ का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बेस का स्क्वायर, तो ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर। बेस का स्क्वायर पूरे बेस का जोड़ दो तो आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इसको एक्सपेंड कर रहे हैं, 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो आर स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को जोड़ोगे तो बी स्क्वायर बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, 2ab कॉस थीटा। तो यहां से जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होगा, देखो मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है तो सिर्फ पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेना, ये हो जाएगा आपका अंडर रूट ए स्क्वायर पहले वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दूसरे वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी कॉस थीटा। इसको कैसे रीड करेंगे, तो ट्वाइस ऑफ पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव आएगा, इंटू दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ये याद रखना हमेशा, एंगल बिटवीन ए एंड बी जिसका रिजल्टेंट निकाल रहे हैं, ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। समझ में आया? ये आपको अगर याद भी रहे तो कोई बुराई नहीं है, चीजें जल्दी जल्दी होंगी। मतलब अगर दो वेक्टर जोड़ते हैं ए और बी को, तो जो मेरा रिजल्टेंट मिलता है, अगर इसका मैग्नीट्यूड हम जानने की कोशिश करते हैं, मैग्नीट्यूड कितना लंबा होगा, मेरा रिजल्टेंट का लेंथ क्या होगा, तो वो ये होता है ना। उसके बाद यहीं पे सवाल आता, ध्यान से सुनना, लगे हाथ हम बता दे रहे कि डायरेक्शन भी पता होना चाहिए। ये तो सिर्फ हमने मैग्नीट्यूड बता दिया, बट इससे काम नहीं चलेगा, हमको ये भी तो बताना होगा कि डायरेक्शन क्या है, वो वेक्टर किस दिशा में। तो यहां पे डायरेक्शन बताने, अच्छा डायरेक्शन बताने के लिए एक रेफरेंस होना जरूरी है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस नॉर्थ साउथ वेस्ट। यहां पे हम नहीं बनाएंगे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, यहां पे ऑलरेडी मेरे पास दो रेफरेंस है, एक तो रेफरेंस ए है और दूसरा रेफरेंस बी है। क्यों ना हम ए से रिजल्टेंट का डायरेक्शन बता दें या बी से रिजल्टेंट का डायरेक्शन बता दें। सर वो कैसे बताएंगे? तो देखो ये जो एंगल है, ये इसका नाम अल्फा दे सकते हैं, मान लेते हैं अल्फा। क्या हम बोल सकते हैं कि अल्फा मेरे ए और रिजल्टेंट के बीच का एंगल है? हाँ सर। क्यों? क्योंकि ए और रिजल्टेंट का टेल मिला हुआ है और ये छोटा वाला एंगल है, तो अल्फा क्या है, तो ए और रिजल्टेंट के बीच का एंगल। तो अगर हम अल्फा बता दें तो भी काम चल जाएगा, सामने वाला तुरंत समझ जाएगा कि ए से अल्फा एंगल पे मेरा रिजल्टेंट है, ए से अल्फा एंगल पे रिजल्टेंट है, यानी मेरा रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी मिल गया और डायरेक्शन भी मिल गया। अब ध्यान से देखो इस डायग्राम में, इस राइट एंगल ट्राइंगल में देखो, तो ये परपेंडिकुलर पता है, बेस पता है, तो हम टेन अल्फा लिख सकते हैं, तो टेन अल्फा हो गया बी साइन थीटा बाय ए प्लस बी कॉस थीटा।
अगेन b is the magnitude of vector b, a is the magnitude of vector a, and cos theta में theta या sin theta में theta is the angle between a and b, and alpha is the angle between a and resultant. इन सारी चीजों को अपने लैंग्वेज में पॉइंट वाइज लिखो, इस पूरे चीज को अच्छे से नोट डाउन करो जल्दी से। अच्छा, अब ये पार्ट तो हम सीख लिए, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम आपको बता देते हैं, ठीक है, जल्दी जल्दी, जो थोड़ा सा मैथमेटिक्स में भी यूज होगा, फिजिक्स में भी कभी कभार यूज हो जाएगा। सबसे पहली बात कि मान लेते हैं कि a का मैग्नीट्यूड और b का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। मान लेते हैं कि हमने फिक्स कर दिया कि भाई a और b का मैग्नीट्यूड नहीं बदल सकते हो, लेकिन a और b के बीच के एंगल को बदल सकते हो। किसको बदल सकते हो? एंगल को। यानी a का मैग्नीट्यूड तो फिक्स है a, और b का मैग्नीट्यूड क्या है? फिक्स है b, बट थीटा जो है वो वेरिएबल है। मतलब b को आप ऐसे ले जा सकते हो, ऐसे ले जा सकते हो, ऐसे घुमा सकते हो, ठीक है। तो मेरा सवाल है कि a और b को कैसे रखा जाए कि इनका मैग्नीट्यूड मैक्सिमम हो, पहला चीज, और वो जो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड होगा वो कितना हो। पहला सवाल कि a और b को लिख लो कि हाउ a एंड b आर अरेंज सो दैट दे गिव मैक्सिमम रिजल्टेंट, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ देयर मैक्सिमम रिजल्टेंट। फिर से बोलते हैं कि हाउ a एंड b आर अरेंज्ड सो दैट दे गिव मैक्सिमम रिजल्टेंट, सो दैट दे गिव रिजल्टेंट विथ मैक्सिमम मैग्नीट्यूड, ऐसे भी बोल सकते हो। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट मैक्सिमम मैग्नीट्यूड, क्या होगा। तो पहले तो बिल्कुल मैथमेटिकली करके दिखाते हैं, बिल्कुल मैथमेटिकली करके दिखाते हैं आपको। तो ध्यान से सुनना कि ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, द ओनली वेरिएबल इज थीटा। अब आप ही बताओ, अगर इस पूरे टर्म को मैक्सिमम करना है तो थीटा, कॉस थीटा को क्या करना पड़ेगा? मैक्सिमम। तो कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? तो 1 होगा, और तब थीटा क्या होना चाहिए? तो 0 डिग्री। कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 होगा, और उसके लिए थीटा को क्या होना पड़ेगा? 0 डिग्री। यानी दोनों वेक्टर एक ही दिशा में होने पड़ेंगे। अच्छा, कुछ ऐसा, ये भी जो है ना, ये कुछ ऐसे होगा यहाँ, और इस समय जो इसका रिजल्टेंट होगा वो इन दोनों वेक्टर से बनने वाला सबसे बड़ा वेक्टर होगा, ठीक है। मैथमेटिकली भी देखो तो। अच्छा, जब ऐसा होगा तो आर मैक्स आएगा, रिजल्टेंट मेरा क्या आएगा? मैक्सिमम आएगा, और वो कितना आएगा? तो वो आ जाएगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। कॉस 1 हो गया, कॉस थीटा 1 हो गया। तो ये जो आर मैक्स होगा, ध्यान से सुनना, आर मैक्स होगा, ये हो जाएगा अंडर रूट a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये अगर टेक्निकली मैथमेटिकली आपको याद हो तो हम बता चुके हैं, अंडर रूट एक्स स्क्वायर क्या होता है? तो ये मॉड एक्स होता है, ठीक है। तो मॉड a प्लस बी होना चाहिए, लेकिन सिंपली a प्लस बी लिख सकते हैं। कोई बता सकता है क्यों? क्योंकि हम ऑलरेडी जानते हैं कि a प्लस बी एक पॉजिटिव नंबर है। आप बोलोगे सर कैसे? तो ध्यान से सुनो, a वेक्टर a का मैग्नीट्यूड है जो कि हमेशा पॉजिटिव होगा, और b वेक्टर b का मैग्नीट्यूड है जो कि हमेशा पॉजिटिव होगा। तो दो पॉजिटिव नंबर मिलके कभी भी निगेटिव तो देगा नहीं। और अगर मॉड के अंदर ऑलरेडी एक पॉजिटिव नंबर है तो मॉड लिखो या नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझ में आ रहा है? इसीलिए बोल रहा है। तो देखो, दो वेक्टर का मैक्सिमम मैग्नीट्यूड तब मिलेगा जब दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में हों, और उनके मैक्सिमम मैग्नीट्यूड का वैल्यू जो होगा वो उनके इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड के सम के बराबर होगा। फिर से सुनो, दो वेक्टर का मैक्सिमम मैग्नीट्यूड, अपने लैंग्वेज में लिखना, फिर
हम हर चीज़ नहीं लिखते हैं, रीज़न बीइंग कि जब आप चीज़ों को अपने लैंग्वेज में लिखते हो ना तो वो चीज़ें आपको ज़्यादा दिन तक याद होती हैं या हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाती हैं। तो अपने लैंग्वेज में लिखो कि 2 वेक्टर्स विल गिव मैक्सिमम रिजल्टेंट। हिंदी में भी लिख सकते हो, इंग्लिश में भी लिख सकते हो, गुजराती में भी लिख सकते हो, फारसी में भी, बंगाली, जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो, क्योंकि जो ये आपका नोट्स है ना ये आपके काम आने वाला है, किसी और के नहीं। 2 vectors will give maximum resultant when they are in the same direction and the value of their maximum resultant is the sum of their individual magnitudes. Sum of their individual magnitudes. मतलब अगर हम आपको बोलें, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, एक सिंपल सा एग्जांपल रख रहे हैं कि भाई मेरे पास एक वेक्टर A है जिसका मैग्नीट्यूड 4 यूनिट है और एक वेक्टर B है जिसका मैग्नीट्यूड 8 यूनिट है। आप इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल रहे हो, मतलब आप A प्लस B निकाल रहे हो। रिजल्टेंट का हमेशा यही मतलब है, इन दोनों का रिजल्टेंट A प्लस B निकाल रहे हो तो A प्लस B का जो रिजल्टेंट आएगा उसका मैक्सिमम पॉसिबल मैग्नीट्यूड क्या हो सकता है, तो वो हमेशा होगा 8 जोड़ 4 यानी 12 यूनिट। और कब होगा? when थीटा इज इक्वल टू 0 बिटवीन A एंड B। ठीक है, इसके नीचे में स्पेस छोड़ देना थोड़ा सा। अगला पार्ट पूछ रहे हैं कि बताओ इनका मिनिमम मैग्नीट्यूड क्या होगा, इनका मिनिमम मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो देखो मिनिमम, तो सर मिनिमम तब होगा ना जब ये मिनिमम हो जाए। ये मिनिमम कितना हो सकता है सर? -1 हो सकता है। कब? जब थीटा पाई हो, यानी दोनों वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट हो, यानी A ऐसे हो और B ऐसे ना हो के ऐसे हो, B ऐसे हो। तो जो रिजल्टेंट होगा ये A से B, यही होता है ना रिजल्टेंट। अरे अगर एक वेक्टर A ऐसे है, ठीक है, और इसमें जो वेक्टर जोड़ रहे हैं वो ऐसे है, क्यों? क्योंकि दोनों के बीच का एंगल 180, वो B है मान लो, तो इनका रिजल्टेंट वेक्टर यही होगा ना। ये तो सिखा चुके हैं अभी तो, है ना। और ये रिजल्टेंट क्या होता है? तो बड़े वाले लेंथ में से छोटा वाला लेंथ घटाना, पहला फंडा। और दूसरा डायरेक्शन किधर होगा? तो बड़े वाले की तरफ होगा। तो अभी डायरेक्शन में इंटरेस्टेड नहीं है, हम तो बस मैग्नीट्यूड में इंटरेस्टेड है। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो देखना ये ऐसे आएगा। आर वेक्टर का जो मिनिमम मैग्नीट्यूड आएगा वो आएगा √a² + b² - 2ab। तो ये हो जाएगा a - b का होल स्क्वायर। a का मैग्नीट्यूड - b का मैग्नीट्यूड पे पावर 2 का √। यहां पे इसको हमको ऐसे ही लिखना पड़ेगा। अब आप बोलोगे सर क्यों? वो इसलिए कि ये जो r है ये रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है और मैग्नीट्यूड कभी निगेटिव नहीं हो सकता, बट हो सकता है कभी a का लेंथ बड़ा हो, कभी b का लेंथ बड़ा हो। अरे हम इसमें मान लिए ना कि a का लेंथ बड़ा, उसमें देखो b का लेंथ बड़ा है ना। तो हमको उनके मैग्नीट्यूड का जो डिफरेंस होगा उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है, एब्सोल्यूट वैल्यू लेना है ना, है ना। a - b या b-, डिपेंडिंग अपॉन कि a बड़ा कि b बड़ा, इसलिए इसको मॉड को रहने दो। तो जो रिजल्टेंट का मिनिमम वैल्यू होगा वो क्या होगा? तो उनके मैग्नीट्यूड के डिफरेंस, मैग्नीट्यूड का डिफरेंस, ये नहीं, डिफरेंस का मैग्नीट्यूड अलग है और मैग्नीट्यूड का डिफरेंस अलग है, वो भी समझ में आएगा। तो इनके मैग्नीट्यूड का जो डिफरेंस होगा उसका मैग्नीट्यूड, है ना। या ऐसे सिंपली बोलो ना, इनके मैग्नीट्यूड का डिफरेंस मेरे रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। आपको थोड़ा समझ आना कि अगर रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है तो ऑब्वियसली पॉजिटिव होगा, है ना। तो जो ये हो गया a + b रिजल्टेंट का मैक्सिमम वैल्यू, ये किस केस के लिए हो गया?
जब ए रिजल्टेंट का मैक्सिमम वैल्यू निकाल रहे हैं, और a प्लस बी मेरा रिजल्टेंट होगा, और ये मिनिमम कब होगा? तो मिनिमम वैल्यू क्या है? तो बड़े वाले मैग्नीट्यूड में से छोटा वाला मैग्नीट्यूड घटा दो, तो इस केस में है b माइनस ए, यानी 8 माइनस 4 यानी 4 यूनिट। ध्यान से सुनना। और कब? when थीटा इज पाई बिटवीन a एंड b। तो दो वेक्टर को जोड़ेंगे, घटाने का तो कोई फंडा ही नहीं आ रहा, अभी जोड़ ही रहे हैं वेक्टर को, है ना, क्योंकि वेक्टर सब्ट्रैक्शन कुछ अलग चीज नहीं है, असल में वो भी एडिशन ही है। अभी तुरंत सिखाएंगे, उस पर भी आएंगे, उसके लिए परेशान नहीं होना। तो जो बेसिक फंडा मेरे सामने क्लियर हुआ वो क्या है कि जब दो वेक्टर को जोड़ेंगे और दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे तो जो हमको रिजल्टेंट मिलेगा ना, वो उन दोनों वेक्टर से बनने वाला सबसे बड़ा लेंथ का रिजल्टेंट होगा। और जब दोनों वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, है ना, तो जो रिजल्टेंट मिलेगा वो उन दोनों लेंथ वाले वेक्टर से बनने वाला सबसे छोटा पॉसिबल रिजल्टेंट होगा। बात समझ में आ रही है? यहां तक नोट डाउन करो जल्दी से, अपने लैंग्वेज में सारी बातों को लिख लो। बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ गए। इसका ये भी मतलब है, अगर इसको कंबाइंडली लिखना चाहो ना, तो a प्लस बी जो होगा वो क्या है? रिजल्टेंट, है ना। a प्लस बी क्या है? a और b का रिजल्टेंट। ध्यान से सुनना, इसको मैथमेटिकली ऐसे भी लिखते हैं, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो किससे कम नहीं हो सकता, इससे छोटा नहीं हो सकता। और किससे बड़ा नहीं हो सकता? तो a प्लस बी के, उसमें ही मॉड लगा देते हैं ताकि सब तरफ एक जैसा दिखे। ठीक है, इसको आप चाहो तो ट्रायंगल से भी प्रूव कर सकते हो, है ना। ये आपका होमवर्क है, घर में आप ट्रायंगल से प्रूव करना। एक को a बना लेना, एक को b बना लेना, और एक रिजल्ट हो जाएगा। तो इसमें वो प्रॉपर्टी लगानी है कि दो साइड का सम हमेशा तीसरे से बड़ा होता है और दो साइड का डिफरेंस हमेशा तीसरे से छोटा होता है। ठीक है, एक बार कोशिश करके देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, नोट डाउन कर लो। यानी दो वेक्टर का जो सम होता है, दो वेक्टर का जो रिजल्टेंट होता है, उसका मैग्नीट्यूड क्या हमेशा a प्लस बी होता है? नहीं, वो सिर्फ तभी होता है जब दोनों एक डायरेक्शन में हो। और उसका क्या हमेशा a माइनस बी होगा? नहीं, जब वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो। और बाकी के केस में कितना होगा? तो अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, जनरलाइज्ड केस, है ना। तो ये सारी बातें अच्छे से अपने लैंग्वेज में खूब डिटेल में स्क्रीन पॉज करके नोट डाउन करो। फिर से कुछ इंपॉर्टेंट छोटी छोटी बातें आपके सामने रखते हैं, है ना। और फिर अगले क्लास में हम लोग वेक्टर सब्ट्रैक्शन करेंगे, फिर यूनिट वेक्टर वगैरह करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात कि जीरो वेक्टर का इंपॉर्टेंस थोड़ा सा समझाने की कोशिश करते हैं। मान लो अभी तुरंत अभी आपको सिखाया कि मेरे पास जो एक वेक्टर है वो f है या f1 है, और इसी लेंथ का एक दूसरा वेक्टर है जो अपोजिट डायरेक्शन में f। मतलब बेसिकली ध्यान से सोचो, तो एक पॉइंट है जिस पे इधर फोर्स लग रहा है f1 और इधर फोर्स लग रहा है f2। आप लॉजिकली बता सकते हो कि दोनों का नेट इफेक्ट क्या होगा? जीरो। क्या होगा? जीरो, है ना। तो अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं, इन दोनों का जो रिजल्टेंट है f1 प्लस f2, ये क्या है? जीरो। यहां पे जीरो लिखना गलत। रीजन बीइंग कि जब भी दो वेक्टर को जोड़ते हैं तो मेरा रिजल्ट भी एक वेक्टर आना चाहिए ना। ठीक है, ये एक दूसरे के इफेक्ट को नलिफाई कर रहे हैं, है ना। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि इनका जो नेट रिजल्टेंट है वो जीरो है।
बट ये असल में एक जीरो वेक्टर है। क्या है? जीरो। तो आई होप आपको जीरो वेक्टर का इंपॉर्टेंस समझ में आया होगा। जीरो वेक्टर कब मिलता है? जब दो इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर हों जो अपोजिट डायरेक्शन में हो तो उनका सम क्या होगा? जीरो होगा। दिस इज व्हाट जीरो वेक्टर इज ऑल अबाउट, है ना। क्योंकि हम आपको बताए थे ये वाला प्लस आपका गणित वाला प्लस नहीं है, अलजेब्रा वाला जो सिंपल आप लोग अभी तक पढ़ते आए। ये वाला प्लस वेक्टर वाला प्लस है ना। तो इसका रिजल्ट भी, ये जो इक्वालिटी है अभी वेक्टर वाली इक्वालिटी है, तो इसका रिजल्ट भी क्या आएगा? एक वेक्टर आना चाहिए। दैट्स व्हाई जीरो वेक्टर इज डिफाइंड। कोई दिक्कत? आई होप ये जीरो वेक्टर का फंडा क्लियर हुआ हो। जीरो वेक्टर, किसी किसी बुक में इसको नल वेक्टर भी लिखा होता है। कोई दिक्कत? और एक चीज सीख गया कि जब भी दो वेक्टर को जोड़ेंगे तो मैक्सिमम कब आएगा? मैक्सिमम कब आएगा? जब दोनों सेम डायरेक्शन में हो। मिनिमम रिजल्टेंट कब आएगा? जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो। और बीच में उन दोनों नंबर के बीच के का जो सारा नंबर होगा वो आ सकता है ना, डिपेंडिंग अपॉन थीटा, डिपेंडिंग अपॉन थीटा। तो आई होप यहां तक की बात आपके समझ में आ गई होगी। अगले क्लास में हम लोग वेक्टर सब्ट्रैक्शन सीखेंगे। 2 मिनट का टॉपिक है क्योंकि वेक्टर सब्ट्रैक्शन अलग से कोई टॉपिक नहीं है। चलो उससे पहले एक चीज और बता देते हैं। ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन का ही जो थोड़ा सा मॉडिफाइड वर्जन है ये है पैरेललोग्राम रूल ऑफ वेक्टर एडिशन या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। उसी का मॉडिफाइड वर्जन है। क्योंकि देखो एक कंफ्यूजन आता है आपको बार बार कि सर एंगल निकालने में टेल जोड़ते थे और ट्रायंगल रूल में टेल हेड जोड़ते हैं। तो इस कंफ्यूजन से बचने के लिए क्या किया गया, ध्यान से सुनना। कि मान लो आपका वेक्टर ए है, टॉपिक लिख लेना पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, और ये मेरा वेक्टर बी है, ठीक है, और ये मेरा एंगल थीटा। यही होता है ना। थोड़ा सा बड़ा बना लेते। ये मेरा ए है, ये बी है, तो ये थीटा है, ठीक है। अब ट्रायंगल रूल में क्या करना पड़ता था? इसको यहां ले जाते थे। पैरेललोग्राम रूल क्या बोलता है कि जैसे हेड हेड मिलाते हो या टेल मिलाते हो ना, यहां भी हेड हेड या टेल मिलाओ जैसे एंगल में मिलाते हो। ठीक है सर, मिला दिए, टेल मिला दिए, ज्यादा बेटर है ना। हेड हेड मिला के देखना सेम आएगा। इन दोनों को एडजेसेंट साइड लेते हुए पैरेललोग्राम कंप्लीट करो। तो एडजेसेंट साइड लेते हुए पैरेललोग्राम बनाएंगे तो वो कुछ ऐसा बनेगा। हाँ सर, वो कुछ ऐसा बनेगा। अब जो आपका इस कॉमन टेल से जो डायगोनल स्टार्ट हो रहा है वो आपके रिजल्टेंट का स्टार्टिंग पॉइंट होगा। अच्छा, कॉमन टेल से जो डायगोनल स्टार्ट हो रहा है वो मेरे रिजल्टेंट का स्टार्टिंग पॉइंट है और अपोजिट वर्टेक्स पे ख़त्म हो जाएगा, यानी अपोजिट वर्टेक्स पे ये हेड हो जाएगा, यानी ये मेरा रिजल्टेंट हो जाएगा विच इज ए प्लस बी। तो ध्यान से देखो तो ये ट्रायंगल रूल ही है, ए बी सी, है ना। तो इसी को हम लोग बोलते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग यही यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये लिख लो, ट्रायंगल रूल और पैरेललोग्राम रूल एक साथ दो वेक्टर को जोड़ने के ही काम में आता है। एक साथ दो वेक्टर जोड़ सकते हैं, फिर तीसरे को जोड़ना है तो इसके बाद। और जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आज सीखे वो था a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, यानी वेक्टर एडिशन इज ऑल्सो कम्यूटेटिव, है ना। वेक्टर एडिशन इज ऑल्सो कम्यूटेटिव। दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो आई होप आपको अच्छा लगा हो, मज़ा आया हो। अगर अच्छा लगा, मज़ा आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंड्स में बताएं इसके बारे में ताकि उनको भी कुछ नया सीखने को मिले। थैंक यू।